2000, पायरामिडाइंस ये भी 2000, न्यूक्लियोटाइड्स 4000, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 4000। तुम तो बिल्कुल सही पढ़ रहे हो और इतना तो बढ़िया ऑफलाइन वाले भी नहीं कर रहे हैं, सब लोग सही बता रहे हो, फिर कहाँ दिक्कत है? मुझे लगता है ऑनलाइन का मेथड ज्यादा सही है पढ़ाने के लिए। राइबो शुगर, राइबो शुगर, अरे राइबो शुगर होगी क्या 4000? राइबो शुगर 0 होगी क्योंकि ये डीएनए है और डीएनए में राइबोज नहीं डीऑक्सी राइबोज होती है, तो ये 0। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स 4000, एंड लेंथ ऑफ डीएनए 680 क्या? 680 क्या? अरे 2.2 मीटर लेंथ ऑफ डीएनए, 2000 बेस पेयर की लेंथ ऑफ डीएनए बतानी है, 2.2 मीटर सिमरन बता रहे हो, वो ह्यूमन के सेल की बता रहे हो, ठीक है? तो यहां पे ये हो जाएगा तुम्हारा 2000 इंटू 3.4 इंटू -10, ये हो जाएगा। इससे लेंथ आएगी इतना एंगस्ट्रोम, सॉरी एंगस्ट्रोम नहीं, हाँ एंगस्ट्रोम, इतना एंगस्ट्रोम इसकी लेंथ आ जाएगी, निकाल लेना। नो सॉरी, 10⁻⁻⁷ ये आएगी, ये आएगी क्योंकि ये 3, हाँ मीटर, बेस पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहां पर दो बेस पेयर के बीच की दूरी होती है 3.4, तो बेस पेयर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों बेस पेयर है ना, इन दोनों के बीच की दूरी है 3.4, तो बेस पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इस तरीके से आंसर्स हो गए। अड़सठ सौ एंगस्ट्रोम, और अगर वैसे बात करें तो 680 नैनोमीटर। हाँ इट्स ओके, वो 6.8 ही होगा, सही बात है, वो मैंने वैसे ही लिख दिया बिना देखे, 6.8 ही होगा अगर मैं वैसे बता रहा था तो मीटर में, पर ये 680 नैनोमीटर होगा, ठीक है? और ये 6800 एंगस्ट्रोम, पक्का? ओके ठीक है, मोहम्मद कह रहे हैं सभी सही थे मेरे, ओके। अब हम आगे बात करते हैं, देखो अगर हम बात करें बैक्टीरियोफाज की, 5 × 174 बैक्टीरियोफाज की, तो यहां पे इसका जीनोम क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड, है ना? क्या होता है? 5 × 174 बैक्टीरियोफाज में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो जब सिंगल स्ट्रैंडेड होता है तो क्या लिखते हो? न्यूक्लियोटाइड्स के इतने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं। लैम्डा बैक्टीरियोफेज के अंदर डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड, तो क्या लिखोगे? बेस पेयर्स, इतने बेस पेयर प्रेजेंट हैं। और ई कोलाई के अंदर होते हैं बेस पेयर 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर, और ह्यूमन की डिप्लॉयड सेल की बात करें तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, और हैप्लॉयड में 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ये दोनों आपको याद रखने हैं। हाँ ये दोनों तो याद ही रख रहे हैं, ये दोनों बैक्टीरिया वाला, ये ई कोलाई और ह्यूमन का तो याद ही रखना है। याद करने का सिंपल सा तरीका है कि ह्यूमन की हैप्लॉइड सेल में याद करो 3.3 इंटू 10⁹ 9 का 3 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 9 होता है, तो ये यहां से याद हो जाएगा। डिप्लॉइड में पूछेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और ई कोलाई का बोले तो 4.6 इंटू 10⁶
तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो ये वाला बैक्टीरिया का हो गया 4.6 इंटू 10⁶। और अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 3.3 इंटू 10⁹। 3.3 का मल्टीप्लीकेशन 9 होता है, तो इससे आपको ये याद रह जाएगा, ये हैप्लॉइड का है, डिप्लॉइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लैम्डा और फाई का याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, यहां से कोई बड़ी भारी बात नहीं है। अगर याद कर पा रहे हो तो ठीक है, वरना मेरा कहना तो यह है कि छोड़ देना, कितने डाटा याद करोगे। मेरे हिसाब से तो नहीं करना है, क्योंकि याद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां पर है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए इन ए डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन। इसका आंसर दो। ह्यूमन की डिप्लॉयड सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसकी लेंथ कितनी है, तो कैसे निकालोगे? टोटल बेस पेयर इनटू, रटा हुआ आंसर नहीं चाहिए, टोटल बेस पेयर, लेंथ इक्वल टू टोटल बेस पेयर इनटू 3.4 एंगस्ट्रोम। तो कैसे निकालोगे टोटल बेस पेयर? 6.6 इंटू 10⁹ इंटू यहां पर 3.4 इंटू, ये हो गया, ये मीटर में आ गई। अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? हम्म 2.24 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2.24 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपका इसका आंसर। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन डीएनए। तो कैसे करोगे? वही लेंथ इक्वल टू क्या? लेंथ इक्वल टू बेस पेयर इंटू 3.4 एंगस्ट्रोम। तो इस बार लेंथ दे रखी है 1.36 mm, और इधर क्या है? बेस पेयर निकालने हैं हमें, बेस पेयर इंटू 3.4 एंगस्ट्रोम है। दोनों साइड मीटर में कन्वर्जन करो। बताओ, इस साइड मीटर में कन्वर्जन करूंगा तो क्या लिखना पड़ेगा? mm को मीटर में बदलूंगा तो क्या लिखना पड़ेगा? मीटर है वो, माइक्रोमीटर नहीं है, mm है, मिलीमीटर है। तो 10⁻³ 10⁻³ इक्वल्स टू बीपी, ऐसा कैसा लिख दिया, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻10। ये सभी का क्लियर है क्या मीटर में कन्वर्जन? ये सभी का क्लियर है? किसी का नहीं हो तो बता दो। ठीक है, सभी का क्लियर है। हाँ, यहां पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना था, ठीक बात है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना था। ठीक बात है। अब यहां पर इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आना चाहिए? जल्दी से सिंप्लीफाई करके बताओ। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 4 इंटू 10⁶। करके देख लो जल्दी से। सिंप्लीफाई करते ही ये आंसर आएगा। बीपी तो कैसे करोगे सिंप्लीफाई? बीपी निकालने के लिए 3 इसका 1.36 इंटू 10⁻³ अपॉन क्या करोगे? 3.4 इंटू 10⁻10। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 4 इंटू 10⁶। ठीक है, तो ये हो गया सिंप्लीफिकेशन में इसका आंसर। ये देखो, इस तरीके से ये आपके पास में आ जाएगा। ये खत्म है कहानी। अब देखो, हम बात करें अगर डीएनए की, तो सॉरी डीएनए की, तो यहां पर ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। जो 5x174 बैक्टीरियोफाज है, इसके अंदर SS डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड की बात करें तो ये 2 तरीके का हो सकता है, लीनियर।
लिनियर मतलब जिसके दोनों एंड खुले हों, जिसके दोनों एंड जुड़े नहीं हों। तो दोनों एंड, जैसे कि हमारा क्रोमोसोम, अब ये हमारा क्रोमोसोम है तो इसके दोनों एंड सेपरेट है, अलग अलग है, खुले नहीं है, तो ये लिनियर हो गया। जैसे कि यूकैरियोटिक न्यूक्लियर डीएनए। और सर्कुलर का मतलब है कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो उसका इस तरह से होता है सर्कुलर, दोनों एंड जुड़े हुए रहते हैं, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे सर्कुलर मतलब कि प्रोकैरियोटिक डीएनए, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है, ये तीनों ही सर्कुलर हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है, ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये डीएनए है, ये कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं? 70S टाइप के, 70S टाइप के। ठीक है, ये बैक्टीरिया की बात है, बैक्टीरिया की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा है? डबल स्टैंडर्ड लिनियर। ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो कैसा है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। क्लोरोप्लास्ट में जो है वो भी कैसा है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। ठीक है, अब बात करते हैं राइबोसोम की। तो जो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम पड़े हुए हैं, राइबोसोम ये कैसे हैं? 80S टाइप के। और जो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम है ये हैं 70S टाइप के, और क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम है ये भी हैं 70S टाइप के। बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया? कि अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो उसमें दोनों तरह का डीएनए मिलता है, सर्कुलर भी और लिनियर भी, ये स्टेटमेंट हो सकता है। और अगर हम बात करें राइबोसोम की यूकैरियोटिक सेल में तो उसमें दोनों ही तरह का डीएनए मिलता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में दोनों तरह के राइबोसोम मिलते हैं, यूकैरियोटिक सेल में दोनों तरह का डीएनए मिलता है, सर्कुलर और लिनियर। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम मिलते हैं और केवल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मिलता है। समझ में आ गई बात? हेलिक्स सर्कुलर नहीं होता है। सर्कुलर का मतलब, अरे हम ऐसे बनाते हैं ना डीएनए, तो ये हेलिक्स तो इसमें है, ये तो है, ये तो है, हेलिक्स तो इसमें है। लेकिन बात ऐसी है कि ये दोनों एंड अलग अलग हैं, ये दोनों एंड अलग अलग हैं। अगर ये घूम करके इस तरह से जुड़ जाए, ये इस तरह से, ये अब ये सर्कुलर हो गया, अब ये सर्कुलर हो गया, मतलब दोनों एंड जुड़ गए एक दूसरे से, अब ये सर्कुलर हो गया। समझ में आ गई क्या बात? सर्कुलर मतलब हाँ, दोनों एंड आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों एंड आपस में जुड़े हुए हैं, वही होता है सर्कुलर। समझ में आ गई बात? अरे अगर मेरे पास अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है समझाने के लिए, मैं ये मास्क ले रहा हूं, अगर ये मास्क जो ऐसा है, ये मास्क ऐसा है, तो ये कैसा है? लिनियर है। अगर इसके दोनों एंड आकर के और इससे मिल जाए, इसके दोनों एंड आके मिल जाए, तो अब ये सर्कुलर हो गया, सर्कुलर। आ गई बात समझ में? सर्कुलर तो यही है। ठीक है वैष्णवी, अब आ गया होगा समझ में? हाँ, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में हेलिक्स नहीं होगा, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में हेलिक्स नहीं होगा। ठीक है, अरे क्लियर है? ठीक है, लोग बाग गायब कहाँ हैं? कहाँ गायब है? 94 बच्चे हैं, 111-12 बच्चे होते हैं। पैलिंड्रोमिक डीएनए मतलब ऐसा डीएनए, हाँ बहुत लोग ऑफलाइन गए हैं, तो परसों की क्लास में तो थे, 2-3 बच्चे तो मिले मुझे ऑफलाइन में। अच्छा, कल टेस्ट है, ठीक है। तो टेस्ट में जाने से पहले कृपा करके और मॉड्यूल सॉल्व कर लेना, जो मैंने करवा भी दिया था। पर जिसने नहीं किया है, जो MLD वाले थे पहले, अगर उन्होंने नहीं किया है तो उसको प्लीज कर लेना, टेस्ट में जाने से पहले मॉड्यूल सॉल्व करके जाना। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए की। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स सेम फ्रॉम बोथ एंड्स। जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ऑफ सेम होगा, जैसे ऐसा कि यहां पर तुम इसको इस डायरेक्शन में रीड करो, 5 2 3, CCGGTACCGG, और इसमें करो 5 2 3, CCGGTACCGA। तो
तो 5 to 3 रीड करने पर सेम सीक्वेंस आ रहा है, 3 to 5 करो, जी जी सी सी टी ए जी जी सी सी, इधर 3 to 5 करो, जी जी सी सी ए टी जी जी सी सी, मतलब सेम डायरेक्शन में रीड करो दोनों तरफ से तो सेम आना चाहिए। तो यही होता है पैलिंड्रोमिक। जैसे कि हमारे पास वर्ड है जय हा जय, इसको चाहे इधर से पढ़ लो चाहे इधर से पढ़ लो सेम है। हाँ, रीडिंग पैटर्न सेम होना चाहिए जब ओरिएंटेशन सेम हो, बिल्कुल। जी जा जी। अब यहां पर क्या है, इधर से पढ़ लो चाहे इधर से पढ़ लो सेम है। तो ये वाली बात थी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस काम में आए हम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मलयालम मैडम नितिन, ठीक है। मोम, ओके ओके गोट इट, बस समझ गया, मुझे समझ में आ गया। अब मेरी बात सुनो कि यहाँ पे क्या है चीज की सही है। और शब्द बताओ यार, अच्छे अच्छे शब्द बता रहे हो। नितिन मेरा फ्रेंड है, नितिन, मुझे तो पता ही नहीं था उसका नाम पैलिंड्रोमिक है। मैं उसे आज जाके बोलूंगा कि मैंने कहा भाई तेरा नाम पैलिंड्रोमिक है। नमन, ओके। कनक, वाह। और सर आपका सिलेबस थोड़ी आ रहा है टेस्ट में, आ रहा है ना, वो आ रहा है ना, पीओआई प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आ रहा है ना, वो मेरा ही तो है। सिविक, ओके। डालडा, हम्म, डालडा। मलयालम डैड, मलयालम डैड। वो अभिनीत सर ने पढ़ाया था, हाँ वो अभिनीत सर ने जो पढ़ाया था वही वाला। नवीन सर, कितना वेटेज है पीओआई का टेस्ट में? वही वेटेज होता है लगभग जो होता है जब तुम्हारे दो चैप्टर आ रहे हैं, दो चैप्टर आ रहे हैं करंट के, और और एक चैप्टर आ रहा है, दो चैप्टर ही बैक के आ रहे हैं, तो मान लो लगभग 38 to 40 क्वेश्चन तो आएंगे जेनेटिक्स से। इतने तो एक्सपेक्ट करते हो, 90 में से इतने तो आएंगे। पुराने पैटर्न पे ही होगा और किस पे होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, ये हमारे काम में आएगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बायोटेक में, जो वहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट्स पता करेंगे ना, तब वहां पे ये काम में आएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं क्या? मैं समझा नहीं, मतलब तुम ऑफलाइन में आ गए क्या? हाँ तो ठीक है ना, मत सोचो इस बारे में, मत सोचो, जो होगा देखा जाएगा, बाद में बात करते हैं। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, पेज रिफ्रेश करो। सौम्य मेहंदी रत्ता, देखो ऐसा है, टेस्ट का पेपर मैंने, मतलब जो टीचर पढ़ाता है ना वो टीचर पेपर नहीं बनाता है, ठीक है? तो मैंने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया है। जब कोई दूसरे टीचर पढ़ाते तो मैं बनाता हूँ। तो टेस्ट का पेपर कैसे बनाया क्या बनाया मुझे नहीं पता है, बट बात यह है कि जो तुमको अभिनीत सर ने पढ़ाया है ना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये बात की मेरी गारंटी है। जो मैंने पढ़ाया है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तुम तो आराम से मॉड्यूल को सोल्व करो और पेपर लगा के आओ, ठीक है? और 40 में से, मान लो 40 क्वेश्चन है, मान लो 40 में से एक या दो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो मैं मानता हूं, तीन भी गलत हो जाते हैं, चार भी हो जाते हैं, मानता हूं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि 25 ही सही है और 15 गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दो या तीन, कभी सिली मिस्टेक, कभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, कभी गलत पढ़ लिया, तो मानता हूं हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 25 और 15 का बात हुआ ना, तो फिर गलत बात है, ठीक है? मैं नहीं पढ़ाऊंगा फिर आगे, कंटिन्यू नहीं करूंगा फिर। अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो फिर कंटिन्यू करने का क्या मतलब है? तो तुमको मैं लास्ट टू लास्ट 5 क्वेश्चंस का बोल रहा हूं, 5 क्वेश्चन तक चलेगा, नहीं तो फिर नहीं चलेगा मेरी क्लास के अंदर, ठीक है? बायो में 5 क्वेश्चंस गलत करके आओ, फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है? देखता हूं, बढ़िया बात है, गुड लक। फुल मार्क्स आने भी चाहिए। बैक पोर्शन से वही आते हैं 5-10 सवाल, पूरे पेपर में 90 में से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे बैक से, और क्या होगा, बस। ठीक है, अब हम बात करने लग रहे हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए की।
तो देखो हमने बात करी थी कि हमारी एक सेल के अंदर 2.244 मीटर लंबा डीएनए है। तो ये जो 2.244 मीटर लंबा डीएनए है पर सेल, मीटर पर सेल, तो ये जो इतना लंबा डीएनए है, ये इतना लंबा डीएनए एक न्यूक्लियस में कैसे आता है? कोई तो मैकेनिज्म होती होगी। तो इसकी मैकेनिज्म है इसकी पैकेजिंग। इसको कंप्रेस करते जाओ, कंप्रेस करते जाओ, कंप्रेस करते जाओ, तो इसको मतलब फोल्ड करते जाओ, फोल्ड करते जाओ, फोल्ड करते जाओ, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पैकेजिंग। अब सीधी सी बात यह है कि मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा बात बताने जा रहा हूं। सुनो, क्या हमने क्रोमोसोम की शेप कैसी होती है वो बात शायद तुम्हारे बैच में डिस्कस नहीं हुआ, मैं बताता हूं। अच्छा ये बताओ मुझे कि क्रोमोसोम का सही रिप्रेजेंटेशन ये वाला है, या फिर ये वाला है, या फिर ये वाला है, या फिर ये वाला है? ए बी सी डी कौन सा है बताओ? जो बच्चे बोल रहे हैं डिपेंड्स ऑन प्लॉइडी, नहीं ये इसमें प्लॉइडी कुछ भी नहीं है। प्लॉइडी वाला ये होता है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 तो ये डिप्लॉइड, अगर ये क्रोमोसोम नंबर 2 तो ये ट्रिप्लॉइड। प्लॉइडी का मतलब ये है, ये नहीं है प्लॉइडी। प्लॉइडी से कोई मतलब नहीं, ये सिंगल क्रोमोसोम है। तो यहां पर आंसर है कि ये चारों ही सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। और जहां पे देखो ये क्रोमेटिड्स है, अगर क्रोमोसोम जीवन फेज में है तो वो ऐसा दिखेगा, जीवन में ऐसा दिखेगा। Z2 या फिर एस फेज के बाद में क्रोमोसोम इस तरह का दिखने लगेगा। तो ये हमारे एक नॉर्मल क्रोमोसोम दिखते हैं ऐसे, जीवन में ऐसा दिखता है और एस और G2 में ऐसा दिखता है। ठीक है, मतलब दिखता है मतलब होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि ये कौन से होते हैं। जिसमें 2 से ज्यादा क्रोमेटिड होती है उनको पोलीटीन बोलते हैं, पोलीटीन, क्रोमेटीन नहीं, पोलीटीन, क्रोमेटीन। तो ये होते हैं पोलीटीन। तो यहां पर ये पोलीटीन से ये भी होते हैं, लेकिन ये बहुत कम मिलते हैं, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में ही मिलते हैं। अब हम बात ये कर रहे हैं कि देखो यहां पर सबसे पहले बात है कि क्रोमोसोम कितने हैं, ये तुम कैसे पता लगाओगे? मैं बोलता हूं कि यहां पर ये 2 क्रोमोसोम है। कितने हैं? 2 है। अब यहां पर ये 4 क्रोमोसोम है क्या? क्या यहां पर ये 6 क्रोमोसोम है क्या? तो ये कैसे पता लगाओगे? जितने सेंट्रोमियर हैं, जितने सेंट्रोमियर हैं उतने ही क्रोमोसोम हैं। ये भी 2 क्रोमोसोम है क्योंकि 2 सेंट्रोमियर हैं, ये भी 2 क्रोमोसोम है क्योंकि 2 सेंट्रोमियर हैं, और ये भी 2 क्रोमोसोम है क्योंकि 2 ही सेंट्रोमियर है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जितने सेंट्रोमियर हैं उतने ही क्रोमोसोम हैं। अब देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं सेल साइकिल की। हाँ, यहां पर हम बात कर रहे हैं सेल साइकिल की। सेल साइकिल को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो होती है इंटरफेज, इंटरफेज, और एक होती है कौन सी वाली? एक होती है एम फेज। अब एम फेज इसलिए क्योंकि डिवीजन होगा तो या तो माइटोसिस होगा या फिर मियोसिस होगा, तो इसको बोलते हो एम फेज। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इंटरफेज को भी फर्दर, जो जिसको बनाना है साथ साथ बनाते रहना। इंटरफेज को भी फर्दर हम किस भाग कितने उसमें डिवाइड कर रहे हैं? फेज में, 3 फेज में, Z1, S एंड G2, इनमें हमने डिवाइड कर दिया है इंटरफेज को। क्लास में हूं, बताता हूं थोड़ी देर में, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि यहां पर G1, S और G2 3 फेज है। अब यहां पर जीवन में जो क्रोमोसोम है वो ऐसा है, सिंगल क्रोमेटिड वाला। मैं कह रहा हूं ऐसा है, दिखता नहीं है। यहां पर एस में ये ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया, जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया है ना, ऐसा हो गया है, दिखता नहीं है। यहां पर G2 में भी ये ऐसा ही है लेकिन दिखता नहीं है।
तो अपने जहां पे भी आप नोट कर रहे हो वहां पे ये लिख लो, क्रोमोसोम्स आर नेवर विजिबल इन इंटरफेस। ये हमेशा के लिए ऑलवेज है, ऑलवेज। क्रोमोसोम्स आर नेवर विजिबल इन इंटरफेस, वहां पे लिख लो। ठीक है, अब यहां पर जीवन में क्रोमोसोम दिखते नहीं है, तो मतलब जीवन में क्रोमोसोम इसलिए नहीं दिखते क्योंकि जीवन में हमें दिखती है क्रोमेटिन। तो जीवन में जो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, हमें जो दिखेगा वो ऐसा ऐसा, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। कैसा दिखेगा? बीड्स ऑन स्ट्रिंग, क्योंकि जीवन के अंदर ये एकदम कंडेंस नहीं हुआ है। जीवन में इसको क्या करना है, यहां पर इसको करना है जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो जब इसको ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन करना है तो ये एकदम कंडेंस नहीं हुआ है, तो ये इस तरह का धागे के जैसा दिखेगा, एक थ्रेड लाइक दिखेगा, ऐसा थ्रेड के जैसा, थ्रेड के जैसा। तो यहां पर ये ऐसा दिखता है थ्रेड के जैसा, ऐसा नहीं दिखता है, ऐसा नहीं दिखता है, पर होता ऐसा है। मतलब जेनेटिक मटेरियल डबल होता, यहां पर सिंगल है और यहां पर डबल है, यहां पर भी डबल है। एस फेज में जाने के बाद में जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया है। बात आ गई समझ में कि ऐसा होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल ऐसा होता है। तेज तेज हो रहा है क्या? तेज हो रहा है? ओके, अच्छा सुन लो। देखो जीवन फेज में क्या होना है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, जिसको तेज लग रहा है थोड़ा धीरे कर देता हूं। जीवन फेज में क्या हो रहा है कि जीवन फेज में होता है किसी भी जीन का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तुम्हारी सेल है, इंसुलिन की सेल है, इंसुलिन की सॉरी तुम्हारी सेल है, उसमें इंसुलिन की जीन है। अब उसमें इंसुलिन कब बन रहा है? जब वो जीवन में है। तो जीवन में है तो उसको अपने अपनी जीन को खुला खुला रखना पड़ेगा ऐसे, तभी तो जाके उसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो पाएगा। अगर उसने इस जीन को इस तरीके से पैक कर दिया, यहां पर इतनी सी दूर में इस जीन को पैक कर दिया, तो फिर इसका ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा? एंजाइम को वर्क करने के लिए सरफेस कहां मिलेगी? तो अब तो क्लियर है कि जीवन फेज में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है, तो वहां पर ये क्रोमोसोम में नहीं होता है कन्वर्ट, ये एकदम थ्रेड लाइक रहता है जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इसको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करना है। अगर इसने इस तरह से आकर के अपने आप को कंडेंस कर लिया और इस जीन को इतनी सी दूर में समेट दिया, यहां पर पैक कर दिया इस जीन को, तो फिर बताओ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कैसे होगा? हाँ, यहां पे ये थ्रेड लाइक ही दिखता है। जीवन फेज में जब तुम देखते हो स्टेनिंग से, तो ये थ्रेड लाइक ही दिखता है। ठीक है, यहां पे भी थ्रेड लाइक ही दिखता है, यहां पे भी थ्रेड लाइक ही दिखता है, लेकिन यहां पर होती है स्टार्ट माइटोसिस में। अब हम बात कर रहे हैं माइटोसिस की फेजेस की, तो यहां पर होती है मेटाफेज, सॉरी प्रोफेज, प्रोफेज, फिर होती है मेटाफेज, फिर होती है एनाफेज, और फिर होती है टीलोफेज। ये प्रोफेज में ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाता है, मेटाफेज में ऐसा, मेटाफेज में भी ऐसा ही दिखता है, एनाफेज में ये कट जाता है और एनाफेज में अलग अलग हो जाता है, और टीलोफेज में वापस से डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, टीलोफेज में वापस से डिसअपियर हो जाता है। हाँ, तो जब ये इस कंडीशन में है तो इसे क्या बोलते हो? क्रोमेटिन। और इस कंडीशन में जब दिखने लगता है तो इसे क्या बोलते हो? क्रोमोसोम। आ गई बात समझ में? हाँ, थ्रेड लाइक दिखता है, मैं कह रहा हूं कि थ्रेड लाइक दिखता है, ठीक है, लेकिन इसका जेनेटिक मटेरियल यहां पर सिंगुलर है, यहां पर सिंगुलर है और यहां पर डबल हो चुका है। यहां पर सिंगल है जेनेटिक मटेरियल और यहां पर डबल हो चुका है। अगर मैं इसको जीवन फेज में बोल दूं, बात ऐसी है, अगर मेरे पास कोई रिमोट हो और मैं इसको जीवन फेज में बोल दूं कि तू जीवन फेज में ही मुझे कंडेंस होके दिखा, तो तब ये ऐसा हो पाएगा, कंडेंस ऐसा हो पाएगा ऐसा। लेकिन अगर मैं इसको एस फेज में बोलूं कि तू मुझे कंडेंस होकर के दिखा, तो फिर ये इसके पास में डबल है जेनेटिक मटेरियल, तो फिर ये इस तरह से होकर दिखाएगा मुझे, इस तरीके से। बात अब समझ में आ गई क्या बात? कि ये कंडेंस नहीं होता है जीवन में, जीवन में थ्रेड लाइक रहता है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास में ये पावर हो कि मैं इसे बोलूं कि तुझे अभी के अभी कंडेंस होकर दिखाना है, तो जब ये दिखाएगा तब ये इस तरह से कंडेंस होगा, सिंगल सिंगल। लेकिन एस फेज में जेनेटिक मटेरियल डबल हो चुका है, तो जब डबल हो चुका है बेटा, तो फिर ये
इस तरीके से कंडेंस हो जाएगा, इस तरीके से कंडेंस होगा डबल के केस में। अब इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, एक्स्ट्रा था, ये सेल डिवीजन से रिलेटेड था, लेकिन हमने बात करी कि इसको चैप्टर को समझने के लिए ये नॉलेज होना आवश्यक है। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन क्रोमेटिन स्टेज में होता है। हाँ, एस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, ठीक है। अब बताओ, किसी को कोई गड़बड़ है, दिक्कत है इसके अंदर? अभी भी है तो बोल दो। मैंने तेज थोड़ा सा बोला था, लेकिन देखो एक बात होती है, मेरी बात सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनो मेरी बात। जब पहली क्लास होती है तो हमें धीरे धीरे बोलना पड़ता है, ठीक है। क्यों बोलना पड़ता है? कि अपना रिदम सेट करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे हमें अडेप्टेशन लाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उसी स्पीड में चलते रहेंगे तो हम एग्जाम में पेपर सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो थोड़े थोड़े दिनों के अंदर अडेप्टेशन बनाओ। हाँ, इसकी समरी वापस बता रहा हूं मैं, समरी वापस बता रहा हूं, टेंशन मत लो। मेरा कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे एक अडेप्टेशन बनाओ कि तुम लोग, ये चाप समझ नहीं आता है ना? चाप मतलब हाँ, अभी भी नहीं आ रहा क्या ये चैप्टर समझ में वैष्णवी? अभी भी नहीं आ रहा? हाँ तो ठीक है, पूरा आ जाएगा, टेंशन मतलब पूरा आएगा, एक एक चीज आएगी। तुम 45 तक क्वेश्चन करके देखना, एक एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, धीरे धीरे रिदम थोड़ा सेट करो, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अगर उसी स्पीड में चलते रहोगे तो पेपर छूटेगा। मैं पूरा बता रहा हूं, वापस से एक बार पूरा बता रहा हूं, टेंशन मत लो। अब सब लोग एकदम तसल्ली से, और सब लोग एकदम है ना जो कंसंट्रेशन से सुनेंगे, सुन लो। अब मैं पूरा मिटा के तो नहीं बता रहा, मिटा के बताऊं क्या? पूरा मिटा के दोबारा ड्रॉ करूं? ठीक है। अब मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मैं वापस से मिटा के ही समरी बता रहा हूं, समरी। अब मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, लेकिन यहां पे हमारे पास में सेल साइकिल है। क्या है? सेल साइकिल। इसको हमने डिवाइड किया है दो भागों में, दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है एम फेज। एम फेज का मतलब होता है कि यहां पर सेल डिवीजन फेज में है। तो एम फेज में या तो होगा माइटोसिस और या होगा मियोसिस। बात समझ में आ गई? इसलिए इसको बोला है एम फॉर माइटोसिस, एम फॉर मियोसिस, ठीक है। ये वाला फेज है, इसको बोलते हैं इंटरफेज। इस इंटरफेज को फर्दर तीन में डिवाइड किया है, G1, S एंड G2। यहां पर G1 में क्रोमोसोम नहीं दिखाई देते हैं, यहां पर क्रोमोसोम नहीं होते, यहां पर जो दिखता है वो क्रोमेटिन होता है, ऐसा धागे की तरह, ऐसा दिखता है, ऐसा धागे की तरह, ऐसा उसके ऊपर बीड्स दिखते हैं, ठीक है, ऐसे बीड्स दिखते हैं। आ गई बात समझ में? ऐसे दिखते हैं। यहां पर भी ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन यहां पर जेनेटिक मटेरियल डबल है। देखो, यहां पर सिंगल थ्रेड है, पतला है, यहां पर मैं इसको मोटा कर रहा हूं, मटेरियल डबल है, ऐसे मोटे मोटे थ्रेड दिखते हैं, मोटे मोटे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, यहां पर ऐसे दिखते हैं, ऐसे इस तरीके से। G2 में भी ऐसे ही मोटे मोटे, थोड़े से ब्रॉड ऐसे दिखेंगे, ठीक है। पर अगर मेरे, अच्छा, अब यहां पर क्या होता है, जब हम एम फेज में जाते हैं, तो मान लो ये माइटोसिस है, तो माइटोसिस के कौन कौन से फेज होंगे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये प्रोफेज में इस तरीके का दिखना स्टार्ट हो जाता है, इस तरीके का। मेटाफेज में भी ऐसा ही दिखता है। एनाफेज में ये कट जाता है, आधा आधा हो जाता है, ऐसा दिखने लगता है। और टीलोफेज में ये वापस से डिसअपियर हो जाता है। इतनी सी बात थी, ठीक है। अब मैं तुमको ये बोल रहा हूं कि यहां पर जेनेटिक मटेरियल सिंगल है। मान लो यहां पर जेनेटिक मटेरियल 2C है, 2C है। यहां पर जेनेटिक मटेरियल 4C हो गया। कितना हो गया? 4C, 4C हो गया, डबल हो गया। C का मतलब पिकोग्राम, 4C हो गया। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास में पावर हो भैया,
पावर हो कि भैया तो अभी की अभी कंडेंस होके दिखा, तो अगर इसको मैं यहां पे कंडेंस करूं तो ये ऐसा दिखना चाहिए, क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल सिंगल है, 2C है, और मैं इसको यहां पे बोलूं उस पावर से कि तू अभी कंडेंस होके दिखा, तो फिर ये कंडेंस तो हो जाएगा पर ये ऐसा दिखेगा। बात कहने की इतनी सी है कि यहां पर जेनेटिक मटेरियल है वो 2C है, मतलब कि सिंगल है, और यहां पर जेनेटिक मटेरियल 4C है, मतलब कि डबल हो गया। इतनी सी बात थी, ये बात समझ में आ गई क्या? इस इंटरफेज में क्रोमोसोम्स आर नेवर विजिबल, ये लिख लो, इंटरफेज में क्रोमोसोम्स आर नेवर विजिबल, ये विजिबल होंगे इसमें एम फेज में ही, और एम फेज में ही डिसअपियर भी हो जाएंगे। अब जिनका डाउट था, केतन का, आयुष का, जिनका भी डाउट था उनका क्लियर हो गया। दोबारा तो अब नहीं बताऊंगा, अब तुमको इसकी रिकॉर्डिंग सुन लेना दोबारा, ठीक है? ओके। इंटरफेज ऐसा फेज है जिसके अंदर सेल डिवीजन नहीं कर रही है, ये ऐसा फेज है जिसके अंदर सेल डिवीजन नहीं कर रही है, जिसके अंदर सेल अपना काम कर रही है। अभी तुम्हारी, अगर तुम्हारी अभी की बात करें तो तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारा तुम्हारा जो इंसुलिन की सेल है, जहां पे इंसुलिन बन रहा है बीटा सेल, वो डिवीजन फेज में नहीं है, वो इंसुलिन बना रही है, तो वो इंटरफेज में है। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है इस लंबे डीएनए को पैक कर रहे हैं, जो क्रोमेटिन स्टेज पे था, जो ऐसा था, जो जो कि हमें कहां दिख रहा था ऐसा, जीवन फेज में। ये जो जीवन फेज में ऐसा दिखता था, ये प्रोफेज में ऐसा कैसे दिखने लगता है इसकी बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे दिखने लगता है इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, मेटाफेज में दिखेगा अच्छे से कंडेंस होकर के, ठीक है। अब सेल डिवीजन हमारा चैप्टर नहीं है, आगे चलो आगे चलो, आज का टॉपिक सेल डिवीजन नहीं है। अब जो टॉपिक है पैकेजिंग, उसको पढ़ो, ठीक है। जीवन में ये ऐसा दिखता है, तो फिर ये मेटाफेज में या एम फेज में, या फिर बोलते हैं सेल डिवीजन फेज में, डिवीजन फेज में ऐसा कब कैसे दिखने लगता है, तो यहां पर इसी को हम पढ़ने वाले हैं। पर हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स में देखो, प्रोकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग कैसे होती है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए कितने मान लो ई कोलाई का है, कितने न्यूक्लियोटाइड का है, 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर, इतना बड़ा है ये। इस इतने बड़े डीएनए को हमें छोटा करके रखना पड़ेगा। अगर ये इतना बड़ा है तो इतना बड़ा बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया छोटा है, तो इसको इतना सा करना पड़ेगा। इतना सा करने के लिए क्या करेगा ये अपने आप को, तो यहां पर क्या होता है कि बताओ, डीएनए का नेचर कैसा है, डीएनए के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज। डीएनए के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हमें इसको, अगर मान लो मुझे इसको किसी चीज पे लपेटना है, मान लो ये मेरे पास में जो पतंग उड़ाने की चरखी होती है ना, चरखी, मान लो हम एक चरखी बना रहे हैं, तो मुझे अगर डीएनए को इस पे लपेटना है तो ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि तभी तो अट्रैक्शन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि यहां पर हम इस तरीके से कुछ प्रोटीन्स ले रहे हैं। मान लो ये एक प्रोटीन है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्रोटीन है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो डीएनए क्या करेगा, इसके अराउंड इस तरीके से लिपट जाएगा, इस तरीके से लिपट जाएगा, और यही पैकेजिंग है, यही पैकेजिंग है, यही पैकेजिंग है। जो ये अंदर वाली प्रोटीन है, इसका नाम क्या है, पोलीअमाइन। ये पोलीअमाइन है। पोलीअमाइन का मतलब होता है, पोली का मतलब होता है बहुत सारे, क्या होता है, बहुत सारे, ठीक है, मैनी। और अमाइन का मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड में जब NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हो उसको, अमाइंस। किसी भी कंपाउंड के अंदर NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हो अमाइंस, ठीक है। तो ये हो गया पॉलीअमाइन, मतलब ऐसा प्रोटीन है ये ऐसा प्रोटीन है जिसके अंदर बहुत सारे अमाइन ग्रुप्स हैं। तो अमाइन ग्रुप्स क्या करते हैं, वाटर के अंदर NH2 से कन्वर्ट हो जाते हैं NH3+ में। अब देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया,
तो अब ये डीएनए को आप आराम से अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब डीएनए आराम से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है। यहां पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? तो बात सिंपल सी है कि हमें नेगेटिवली चार्ज डीएनए को नेगेटिवली चार्ज डीएनए को किसी चीज पे व्रैप करना है, किसी चीज पे लपेटना है, तो हमें पॉजिटिवली चार्ज कोई चीज चाहिए। और वो पॉजिटिवली चार्ज और वो पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, बता रहा हूं अभी। जो पूछने की चीज है वो नहीं पूछते हो, जो नहीं पूछने की चीज है वो पूछते हो। ठीक है? जो पॉजिटिवली चार्ज है, जो पॉजिटिवली चार्ज है वो क्या है, एक ऐसा प्रोटीन है जिसके अंदर NH2 है, बहुत सारे NH2 है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। प्रोटीन में NH2 है तो इसका मतलब है कि प्रोटीन में कोई अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनी है। तो अमाइनो एसिड में क्या होता है कि देखो ऐसा होता है, एक हो गया C कार्बन, एक हो गया COOH, एक हो गया NH2। ठीक है? एक हो गया H और एक हो गया क्या R। ठीक है? अब क्या होता है, देखो अब सुन लो मेरी बात, जिसका भी डाउट है कि NH2 NH3 प्लस में कैसे कन्वर्ट होता है। यहां पे देखो, इस कंडीशन में ये एक अमीनो एसिड है, मतलब जिस चीज से ये प्रोटीन बनी है उसके अंदर अमीनो एसिड तो होंगे। तो यहां पर ये जो H है, ये H है, ये डोनेट होगा यहां से, ये इसको यहां से निकाल देगा। ठीक है? यहां से निकाल देगा और यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा एक, यहां पर ये H आकर के यहां पर जुड़ जाएगा, NH3 प्लस हो जाएगा। इस तरीके से कन्वर्जन होता है। लेकिन तुम अब ये बोलोगे कि सर यहां पे एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, तो ये फिर ये बाद में ये बेसिक कैसे हुआ, ये तो न्यूट्रल हो गया। तो यहां पे ऐसा होता है कि हमारे पास में ये ज्विटरायन तो न्यूट्रल है, लेकिन हमारे पास में कुछ प्रोटीन, कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जैसे कि लाइसिन, जैसे कि आर्जिनाइन। ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, मतलब इनके 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 R ग्रुप में भी NH2 होता है। अब ये जो R ग्रुप में NH2 होता है, ये वाटर से H आयन लेकर के यहां पर ऐड कर लेता है और NH3 प्लस हो जाता है। अब देखो ये न्यूट्रल हो गया, ये कैंसिल हो गए, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गए, अल्टीमेटली एक पॉजिटिव चार्ज और है। तो यही हो गया बेसिक अमाइनो एसिड। समझ गए? समझ गए? अब बताऊं, किसका डाउट था ये? ज्योति का था आई थिंक। ज्योति, तकसीम, समझ गए? अब कुछ और समझाना है इसके अंदर कि NH2 NH3 में कैसे कन्वर्ट होता है, किसी को और समझना है? हाँ, इस प्रोटीन में लाइसीन और आर्जिनिन ज्यादा है। ये प्रोटीन लाइसीन और आर्जिनिन रिच है, लाइसीन और आर्जिनिन रिच है, ज्यादा लाइसीन है ज्यादा आर्जिनिन है। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें इतना दिमाग मत लगाओ, एक्चुअल की बात जो है वो करते हैं यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स में जो बात करने वाले हैं वो आओ अभी करते हैं। तो देखो, प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, ट्रू हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। यहां पर पैकेजिंग का काम कौन करता है, पॉलीअमाइन। कौन करता है, पॉलीअमाइन। बात खत्म। और ये कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है? अब यहां पर आगे की बात हम करेंगे, तो यहां पे प्रोकैरियोट्स का देख सकते हो, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये इसका डीएनए है, ये पॉलीअमाइन है, इसके अराउंड ये फोल्ड हो रहा है, देखना अभी। ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, पॉलीअमाइन नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होता है। ठीक है? ये बेसिक प्रोटीन होता है। बात समझ में आ गई? अब यहां पर ये ऐसा हो जाएगा। अब बताओ इसमें क्या डाउट है? प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए है, वो रैप हो रहा है पॉलीअमाइन के चारों तरफ, ऐसे फोल्ड हो रहा है, और यही पैकेजिंग है। जो ये पॉलीअमाइन है ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, मतलब ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं है।
पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, और अगर NH2 प्रेजेंट है तो ये बेसिक प्रोटीन है, ना कि एसिडिक। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? हाँ, यू कैन से लाइक होमोलोगस टू स्टोन, हाँ वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी यू कैन से। अब हम बात करने वाले हैं असली चीज की, असली स्टोन की। तो देखो यहां पर क्या होता है, अब ये इसके अंदर पैक हो गया, बस यही बात थी। अब यहां पर क्या होता है यूकैरियोट्स के अंदर, देखो मेरी बात सुनो अब ध्यान से। होता क्या है कि यहां पे, यहां पर होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। अब हिस्टोन का मतलब तुम क्या समझते हो, क्या होता है हिस्टोन का मतलब? हिस्टोजन थ्योरी नहीं है ये मोहम्मद। अरे हिस्टोन का मतलब होता है कोई भी, हिस्टोन का, हिस्टोन का मतलब है कोई भी सॉलिड पार्टिकल, मतलब कोई भी। अरे तुम तो ये ध्यान रखो कि स्टोन जो होता है, अब स्टोन का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे पास में कोई पत्थर है, कोई सॉलिड पार्टिकल है, तो तुम उसको हीरा हो, चाहे मोती हो, चाहे कुछ भी, तुम उसको स्टोन ही बोलते हो। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन की, ठीक है। अब जो ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये एक पत्थर के जैसी प्रोटीन है, पत्थर के जैसी प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है? पत्थर के जैसी। मतलब ये हमारे पास में एक बॉल है, ये हमारे पास में एक बॉल है जिसके अराउंड हम डीएनए को रैप करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मेरी बात सुनो, यहां पर मेरी बात क्या होगी, है ना? यहां पे जो सिंपल सी बात है कि हमें बनानी है एक बेसिक प्रोटीन का बीड। क्या बनाना है? मोती, एक बेसिक प्रोटीन का। बेसिक मतलब जो नेचर में बेसिक है, जो पॉजिटिवली चार्ज, उसका एक बीड बनाना है। तो हमारे पास में दो अमाइनो एसिड ऐसे हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। अब मैं आराम से बोल रहा हूं, धीरे धीरे आराम से सुनना, वापस रिपीट ना करना पड़े, ये मान लेना। लाइसिन एंड आर्जिनिन है, ये कैसे हैं? बेसिक अमाइनो एसिड, ठीक है। यहां पर ये बेसिक अमाइनो एसिड मिलकर के पांच तरह के प्रोटीन बनाते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। H1 जो प्रोटीन है वो कैसा है? हाईली लाइसिन रिच। H2 जो प्रोटीन है वो कैसा? H2 एंड H3 दोनों, ये दोनों कैसे हैं? ये और ये दोनों मॉडरेटली लाइसिन रिच, मॉडरेटली लाइसिन रिच। H3 और H4 जो दोनों प्रोटीन्स हैं, ये कैसे हैं? आर्जिनाइन रिच, ठीक है। तो ये बात हुई H1, H2A, H2B, H3, H4 के बारे में। ये कौन सा किसमें रिच है, ये मॉड्यूल में और पीपीटी में नहीं लिखा है, तो इसको लिख सकते हो, इससे याद करना आसान हो जाएगा। अगर ऐसे लिखोगे कौन सा किसमें रिच है, तो याद करना आसान हो जाएगा, भूलोगे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिच है। अब होता क्या है कि स्टोन ऑक्टामर बनता है। स्टोन ऑक्टामर के अंदर क्या क्या चीजें होती है? दो यूनिट, देखो एक यूनिट तो ये है और एक इसके पीछे है, एक यूनिट ये है, एक इसके पीछे है, एक यूनिट ये है, एक इसके पीछे है। इस तरह से 8 यूनिट होती है। 8 क्या होती है? यूनिट होती है, ठीक है। अब यहां पे, यहां पे हम एक बात ये कर रहे हैं कि H2A की 2 यूनिट इंटू 2, H2B की भी 2 यूनिट इंटू 2, H3
की भी 2 यूनिट इंटू 2 और H4 की भी 2 यूनिट इंटू 2, ये सब मिलकर के क्या बनाती है, एक स्टोन प्रोटीन। ये स्टोन है जिसके अंदर क्या क्या है, 2 H2A है, 2 H2B है, 2 H3 है एंड 2 ही H4 है। अरे सेम यूनिट आगे पीछे कैसे नहीं हो सकती, कैसी बात कर रहे हो। एक ये यूनिट है H2A, तो H2A इसके पीछे है, इसके साइड के अंदर H2A है, इसके साइड के अंदर H2B है और साइड टू H2B है, तो आगे पीछे नहीं हो सकती। दो यूनिट एल्फ हीमोग्लोबिन में 2 यूनिट अल्फा होती है, 2 यूनिट बीटा होती है, वहां पे कैसे होती है आगे पीछे, वहां पे कैसे होती है, 2 यूनिट अल्फा की है ऐसे, इसके आगे अब मेरे पास 4 हाथ तो है नहीं, तो 2 यूनिट अल्फा की है, यहां पे अल्फा है, इसके आगे की साइड 2 यूनिट बीटा की होती है, तब जाके हीमोग्लोबिन बनता है 4 यूनिट से। तो यहां पे उल्टा, यहां पर उससे भी ज्यादा है, यहां पर H1A की 2 यूनिट है, फिर H2B की 2 यूनिट है, फिर H3 की 2 यूनिट है, फिर H4 की 2 यूनिट है, और ये आपस में जुड़ी हुई है। तो ये क्या हो गई, 8 यूनिट हो गई। 8 यूनिट को क्या बोलते हो, ऑक्टामर। क्या बोलते हो, ऑक्टामर। तो ये है ऑक्टामर, और ये कौन सा ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर। बात आ गई समझ में, बात आ गई। अच्छा कोई बात नहीं, जो भी बोला था ठीक है, बात आ गई समझ में। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि पूरा टॉपिक समझाने दो, फिर मैं हिस्टोन प्रोटीन समझाने के बाद में खुद ही तुम्हें पूछूंगा कि डाउट है क्या। पर पहले पूरा टॉपिक मुझे खुद को अपने हिसाब से एक्सप्लेन तो करने दो, उसके बाद में तुम डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। अब पहले से पूछोगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूं, तो एक बार मुझे क्या पता मैं बता रहा हूं वो, कुछ भी नहीं आ रहा है, स्लाइड आवाज कुछ नहीं आ रही है केशव किशोर, ठीक है। तकसीन ओके। तो अब पहले पूरा टॉपिक मुझे बोलने दो, पढ़ाने दो, उसके बाद में जो भी पूछना है वो पूछना। तो हम ये कह रहे हैं कि यहां पर H2A की 2 यूनिट, H2B की 2 यूनिट, H3 की 2 यूनिट और H4 की 2 यूनिट, ये सभी यूनिट मिलकर के एक ऑक्टामर बनाती हैं। आपस में ये बॉन्ड से जुड़ती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो गया। तो जब दो या दो से ज्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन जुड़ती है तो कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये क्वाटरनर स्ट्रक्चर की प्रोटीन है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन है ये वाली। इसी को तुम क्या बोल रहे हो, हिस्टोन ऑक्टामर। यहां तक बात होती है खत्म। ये वाला पीपीटी में नहीं लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है, जिसको लिखना है वो लिख सकता है, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं, अब मिटा दूं, ठीक है, ओके। अब हम आगे बात कर रहे हैं, देखो स्टोन प्रोटीन हमारा बन चुका है, ये रहा स्टोन प्रोटीन, देखो ये रहा, रिच इन बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन, सो स्टोन हैव पॉजिटिव चार्ज, फंक्शन डीएनए पैकेजिंग, ये हमारा है डीएनए पैक्ड बाय स्टोन प्रोटीन 5 टाइप्स। ये हो गए हमारे 5 प्रकार के स्टोन जो हमने बात कर ली है। अब इसमें ये क्रोमेटिन है, यहां पर स्टोन प्रोटीन है, क्रोमेटिन में यहां पर स्टोन प्रोटीन है, यहां पर ये स्टोन प्रोटीन डला हुआ है, ये 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 ये, ठीक है। अब यहां पर बात कर रहे हैं ये न्यूक्लियोसोम। अब इसमें जो ये एक गोला है, क्रोमेटिन में एक गोला है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम, और इसकी स्ट्रक्चर ये है। तो जो हमने हिस्टोन ऑक्टामर बनाया था जिसके अंदर क्या थी, 8 प्रकार की प्रोटीन्स ऐसी, H2A की 2 यूनिट, H2B की 2 यूनिट, H3 की 2 यूनिट और H4 की 2 यूनिट, ये सब मिला के होते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। इसके अराउंड, इसके अराउंड डीएनए रैप करता है, और जो डीएनए रैप करता है उसको क्या बोलते हो, बाइंडिंग डीएनए। क्या बोलते हो, बाइंडिंग डीएनए। और इसको क्या बोलते हो, लिंकर डीएनए। और ये हो गई बाइंड, इसको बोलते हो लिंकर डीएनए। जो डीएनए बाइंड कर रहा है उसको बाइंडिंग डीएनए, जो डीएनए लिंक कर रहा है उसको लिंकर डीएनए, ठीक है।
लिंक कैसे कर रहा है कि एक न्यूक्लियोसोम ये है और एक न्यूक्लियोसोम ये है। अब ये वाला तो बाइंड है ऊपर, इसके चारों तरफ लिपटा हुआ है। अब जो ये बीच में यहां पे आ रहा है ये तो ये वाला जो है, ये बीच वाला, ये है लिंकर डीएनए, क्योंकि दो न्यूक्लियोसोम को आपस में लिंक कर रहा है, इसलिए इसको बोला है लिंकर डीएनए। ठीक है, जो चिपका हुआ है वो बाइंडिंग डीएनए है। ये बात हो गई खत्म। यहां पर तुम्हारा एक न्यूक्लियोसोम बन चुका है, इसकी स्ट्रक्चर देख लेना। ठीक है, अब यहां पर हम चलते हैं आगे। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि इस पूरे जितने में ये लिपटा हुआ है, एक न्यूक्लियोसोम पे जितने में ये लिपटा हुआ है, ये यहां से लेके यहां तक, पीछे से जाके आगे से जाके यहां तक, इस पूरे में कितने बेस पेयर होते हैं? 200 बेस पेयर। मतलब एक न्यूक्लियोसोम में कोई पूछे तो कितने बेस पेयर बताओगे? 200। वैसे तो ये 185 150-60 होते हैं, 145 146 होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में 200 लिखे हुए, हमें 200 ही मानने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में लिंकर डीएनए के बेस पेयर भी काउंट कर रखे हैं इसके साथ में। तो हमें कितना मानना है? ऑन एन एवरेज 200। आपको क्वेश्चन में 200 से ही सोल्व करना पड़ेगा। बात हो गई खत्म। ठीक है, ये हो गया। और ये कितनी बार रैप कर रहा है, कितने राउंड ले रहा है इसके अराउंड? तो वहां पे आंसर है 1.75 सर्कल। 1.75 बार ये घूम रहा है, मतलब एक बार पूरा घूम रहा है, एक बार आधे से ज्यादा घूम रहा है, फिर बाहर निकल रहा है। तो एक बार पूरा राउंड है, एक बार आधे से ज्यादा राउंड होके बाहर निकल रहा है। तो 1.75 सर्कल ये यहां पे ले रहा है। ये बात हो गई यहां पे न्यूक्लियोसोम की पूरी। अब हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन की। तो आपके सामने क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन। कैसे करोगे? सॉरी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन ए डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन। बताओ कैसे निकालोगे? क्या करोगे? जितने हमारे न्यूक्लियोटाइड, भाई एक न्यूक्लियोसोम में 200 होते हैं न्यूक्लियोसोम, तो टोटल न्यूक्लियोसोम निकालने के लिए टोटल न्यूक्लियोटाइड, इसको किससे डिवाइड कर दोगे? 200 से कर दोगे। तो ये कितना आ जाएगा? 3.3 इंटू 10⁻7 न्यूक्लियो SOMES आ जाएगा। 3.3 इंटू 10⁻7 न्यूक्लियोसोम्स आ जाएगा। आ जाएगा ना? कोई दिक्कत है इसमें? कोई? आर्यन सिंह, ओके। मेरी बात सुनो, एक न्यूक्लियोसोम में कितने हैं न्यूक्लियोटाइड? कितने न्यूक्लियोटाइड है? सॉरी, कितने बेस पेयर है? कितने बेस पेयर है एक न्यूक्लियोसोम में? 200 है। 200 है। तो अगर हम एक बात करें, एक बेस पेयर में 200 है, सॉरी, एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर है, तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास में कितने हैं? 6.6 इंटू 10⁹ क्या है? बेस पेयर है पूरे ह्यूमन के सेल में। तो इतने बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोसोम होंगे? तो 200 से डिवाइड कर दो। अरे वो होता है ना, इफ वाला नहीं होता कि यहां पे मान लो कि 200 200 न्यूक्लियोटाइड्स, 200 बेस पेयर हैं, तो कितना न्यूक्लियोसोम है? एक। अगर एक बेस पेयर होता तो कितने होते? 1/200। और अगर 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर है तो कितने होंगे? 1.200 इंटू 6.6 इंटू 10⁹। ये मेथड तो पता है ना, यूनिटरी मेथड। आर्यन, अब क्लियर है? तो बस यही वाला मेथड यहां पे लगाया है। तो यहां से ये हो गया कंफर्म हमारा। अब देखो सॉल्यूशन इसका ये है जो मैंने बता दिया आपको, 3.3 इंटू 10⁻7। अब हम बात कर रहे हैं फर्दर पैकेजिंग की। तो इस पैकेजिंग को मैं कुछ इस तरीके से समझाना चाहूंगा आपको कि देखो, अब हम कर रहे हैं क्रोमेटीन से क्रोमोसोम बनता है उसकी बात।
ठीक है, तो यहां पे देखना, ये हमारा एक डीएनए का मॉलिक्यूल था। इसका हमने डायामीटर की बात करी थी, इसका डायामीटर कितना था बताओ, इसका डायामीटर कितना था? अरे तान्या, डायामीटर 20 एंगस्ट्रोम, 20 एंगस्ट्रोम। तो क्या मैं इसको 2 नैनोमीटर लिख सकता हूं? 20 एंगस्ट्रोम मतलब 2 नैनोमीटर। तो ये 2 नैनोमीटर, इसकी इसकी विड्थ कितनी है? 2 नैनोमीटर। अब ये बहुत बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मुझे इसको लंबाई, इसको फोल्ड नहीं करना है, इसको वैसे ही छोटा करना है। क्या करना है? छोटा करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको कंप्रेस करना पड़ेगा। और जब कोई लंबी रस्सी है, मुझे उसको फोल्ड नहीं करनी है, मुझे क्या करनी है? उसको छोटी करनी है ऐसे। तो उसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। तो अब ये क्या हो रहा है? ये ऐसा हो रहा है, ये न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम और तीसरा न्यूक्लियोसोम। अब ये इसके ऊपर आ रहा है ऐसे ऐसे, फिर ये निकल के जा रहा है ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे आ रहा है, फिर ये ऐसे ऐसे। ये वाली स्टेज आ गई है। और ये क्या है? ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, तो यहां पे इसकी विड्थ हो गई है अब 10 नैनोमीटर इस स्टेज पर। और यही क्या है? यही क्रोमेटीन है। यही क्या है? क्रोमेटीन। क्या है? क्रोमेटीन। अब आगे की स्टेज में दो दो तीन तीन, दो दो पास में आएंगे, दो दो, दो दो, दो दो। तो ऐसी स्टेज को बोलते हो सोलेनोइड। ठीक है, क्या बोलते हो? सोलेनोइड। ये स्टेज हो गई सोलेनोइड। तो इस सोलेनोइड स्टेज पे इसकी विड्थ होती है 30 नैनोमीटर। फिर यहां पर कुछ ग्रुपिंग हो जाती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 न्यूक्लियोसोम पास में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ऐसे ग्रुपिंग होकर के ये इसकी विड्थ कितनी हो जाती है? ऐसे ग्रुपिंग होकर इसकी विड्थ हो जाती है। ये आ गए इसके सुपर सोलेनोइड, सुपर सोलेनोइड। ऐसे इसकी विड्थ हो जाती है 300 एंगस नैनोमीटर। और अब फर्दर ये पैक होके बन जाएगा क्रोमोसोम, फर्दर ये और कंडेंस होगा, क्रोमोसोम बन जाएगा इस तरीके का। इसकी विड्थ हो जाएगी 1400 एंगस्ट्रोम। तो इसकी एक क्रोमेटिड की विड्थ कितनी होगी? 700, सॉरी नैनोमीटर, नैनोमीटर। एंड ये भी 700 नैनोमीटर। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से ये कंडेंस होता जा रहा है, होता जा रहा है, विड्थ इंक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है। इस तरीके से अब हमारे पास में ये हो गया हमारा सेल डिवीजन वाला क्रोमोसोम। जब सेल डिवीजन होता है तो ये इतना ज्यादा कंडेंस हो जाता है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? अरे बोलो। अनीशा, क्लियर है? ओके। गरिमा राठौड़, क्रिस्टल क्लियर? ओके, ऑल सेट सर। ओके, तो यही बात थी। अब हम बात करेंगे, ये वाला बना लो तुम, हाथ से बनाओगे? हाँ, एम फेज में ही हो रही है, एम फेज भी, ये कंडेंसेशन एम फेज में ही हो रही है। नॉर्मली ऐसा मिलेगा, नॉर्मली क्रोमेटिन में मिलेगा। ये हो गया तुम्हारा जीवन फेज का, जीवन फेज में ऐसा दिखेगा। हाँ, नॉर्मली क्रोमेटिन के फॉर्म में होगा, जब सेल डिवीजन होगा तब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब किसी को कोई दिक्कत है क्या? ओके, तो अब मेरी बात सुनो। अब यहां पर हमने बात करी थी हिस्टोन प्रोटीन्स की बात। किसकी बात करी थी? हिस्टोन प्रोटीन्स की बात। ये हो गया तुम्हारा जो मैंने समझाया है अभी, ये वही डायग्राम है, ये वही डायग्राम है। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। देखो, न्यूक्लियस है,
ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स के अंदर जो प्रोटीन्स हैं प्रेजेंट, वो कौन सी है? हिस्टोन प्रोटीन। क्या है? हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स है। क्या न्यूक्लियस के अंदर केवल और केवल हिस्टोन प्रोटीन ही है? क्या और कोई प्रोटीन नहीं है? बताओ, क्या केवल हिस्टोन प्रोटीन ही है क्या? अरे हाँ, और भी तो प्रोटीन्स हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन्स के अलावा जितनी भी प्रोटीन्स हैं, वो क्या बोलते हैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अगर लिखना चाहो तो इसको इस तरह से लिख लो, क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि ये लाइन समझ में ही नहीं आती। बच्चा मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाता है और वहां से फिर मेडिकल कॉलेज से भी फोन आए हैं बहुत बार बच्चों के, बायोकेमिस्ट्री में से। बायोकेमिस्ट्री का पेपर होता है, पूछते हैं सर कि क्रोमोसोमल प्रोटीन, क्रोमोसोमल हिस्टोन प्रोटीन और क्रोमोसोमल नॉन हिस्टोन प्रोटीन समझ में नहीं आया अभी तक, क्या होता है बताओ। वो बहुत बार बच्चे पूछते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूं, मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे तो भी ये डाउट रहता है, तो एक लाइन लिख लो कि न्यूक्लियस के प्रोटीन को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोटीन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। लिख लो इसको, प्रोटीन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर डिवाइडेड, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। पहली क्लास है हिस्टोन प्रोटीन एंड दूसरी क्लास है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन पैकेजिंग and rest of the proteins present in nucleus rather than histone proteins are called non-histone chromosomal proteins। हिस्टोन प्रोटीन, अरे इस तरह से करो, न्यूक्लियस के जो भी प्रोटीन्स हैं ये दो भागों में डिवाइडेड हैं। एक तो हो गए हिस्टोन और एक हो गए नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल। ठीक है, अब जो हिस्टोन है वो तो हिस्टोन है ही है। हिस्टोन के अलावा सारे प्रोटीन कौन से हैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है। अरे जो ये देखो ना, ये डायग्राम देखो, न्यूक्लियर प्रोटीन दो तरह के हैं, एक तो हो गए हिस्टोन और दूसरे हो गए नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। हिस्टोन तो हिस्टोन है ही, और हिस्टोन के अलावा जितने भी हैं वो कौन से हैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। आ गई क्या बात समझ में? जैसे जैसे न्यूक्लियस में डीएनए पॉलीमरेज भी है, आरएनए पॉलीमरेज भी है, वो हिस्टोन नहीं है लेकिन फिर भी न्यूक्लियस में है, तो क्या बोलोगे? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, आ गई क्या बात समझ में? अब ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी तीन फंक्शन करते हैं। पहला, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं ये। कैसे? यहां देखो, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो होते हैं एसिडिक। अब यहां पर कोई एसिडिक मॉलिक्यूल आके फंस गया, ये फंस गया, ठीक है, तो डीएनए पॉजिटिव है, डीएनए इधर रहेगा, इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन। डीएनए इधर रहेगा, डीएनए इधर ही रहेगा, डीएनए नीचे नहीं आएगा। यहां पे आ गया एसिडिक प्रोटीन, तो डीएनए इधर ही रहेगा, डीएनए नीचे नहीं आएगा, ये वाला डीएनए नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो इस तरीके से ये कभी कभार यहां पे भी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में काम में आते हैं। दूसरा काम, फंक्शनल, एक्ट एज एन एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, फिर हो गया रेगुलेटरी एनएचसी प्रोटीन, मतलब कि जो जीन रेगुलेशन में काम में आती है। देखो, जीन रेगुलेशन में काम में आने वाली प्रोटीन होती है रेगुलेटरी एनएचसी प्रोटीन। मतलब कि हमारे पास में दो तरह के जीन हैं, कुछ तो क्या है? हाउसकीपिंग है, और कुछ क्या है? लग्जरी है। हाउसकीपिंग का मतलब जिन जीन के प्रोडक्ट रोज काम में आते हैं, जैसे रेस्पिरेशन की जीन। अब रेस्पिरेशन के जो एंजाइम है वो रोज काम में आएंगे, तो रेस्पिरेशन में जितने भी एंजाइम बनेंगे वो रोज बनेंगे, उनकी जीन का ट्रांसक्रिप्शन रोज होगा, तो वो जीन हो गई हाउसकीपिंग जीन। लेकिन कुछ जीन ऐसी होती है जो कभी कभार काम में आती है, जैसे कि तुम्हारे को चोट लगी
और चोट लगने के बाद वुंड बन गया, तो वुंड के भरने के लिए कुछ प्रोटीन चाहिए। वो प्रोटीन कैसे बनेंगे? वो प्रोटीन बनाएगी लग्जरी जीन, जो कभी कभी काम में आती है। तो लग्जरी जीन का मतलब है कभी कभार काम में आने वाली, हाउसकीपिंग जीन का मतलब है रोज काम में आने वाली। तो कौन सी जीन का रेगुलेशन कैसे होगा, ये भी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन ही डिसाइड करते हैं। तो इनके तीन फंक्शन हो सकते हैं, 1, 2 और 3। आ गई बात समझ में? आ गई क्या? फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? अच्छा, स्ट्रक्चरल। अरे स्ट्रक्चरल का मतलब यह है कि देखो, जो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है, वो कैसी होती है? एसिडिक होती है। होती है एसिडिक। यहां पे अब ये एसिडिक है, तो मान लो कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन यहां पे आके बैठ गई, यहां पे आके फंस गई। अब ये एसिडिक है और डीएनए भी एसिडिक है, तो डीएनए क्या इसके पास आएगा क्या? एसिडिक एसिडिक के अंदर क्या होगा? रिपल्शन होगा, तो डीएनए उधर ही रहेगा। फिर नीचे वाला डीएनए भी क्या इसके पास में आएगा? तो नीचे वाला नीचे रहेगा, ऊपर वाला ऊपर रहेगा। तो इस तरीके से ये भी फिक्स कर रही है क्रोमोसोम की शेप को। ठीक है, ये बात थी। अब आ गई बात यहां पर यूक्रोमेटिन और हीटेरोक्रोमेटिन की। देखो, हमारे डीएनए के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो तरह के डीएनए होते हैं क्रोमोसोम के अंदर। एक तो होता है ये वाला, जैसे ये कोई जीन है, जीन ए। एक होता है बी, जीन बी। ये दोनों जीन है, इनके पास में इंफॉर्मेशन है, इनसे प्रोटीन बनेगी। लेकिन कुछ पार्ट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो ये क्या होती है? जंक डीएनए। इसके इसके अंदर क्या नहीं होती है? इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो ये जंक डीएनए है। तो जब इसके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो ये इस फॉर्म में रहेगी। ये इस फॉर्म में रहेगी, एकदम कंडेंस रहेगी, बहुत ज्यादा कंडेंस रहेगी, है ना। लेकिन ये वाली, देखो ये वाली, ये जीन है, ये जीन है और ये जीन नहीं है, नहीं है। तो ये वाली जो जीन है ये खुली खुली रहेगी, ताकि इसके अंदर यहां पर एंजाइम आके वर्क कर सके, एंजाइम आके वर्क कर सके, इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करवा सके। तो ये खुली खुली रहेगी। लेकिन इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं होगा, नहीं होगा इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, तो क्या ये खुली खुली रहेगी? तो ये बंद रहेगी। बात आ गई समझ में? तो इसको पार्ट को जो खुला खुला रहता है, इसको क्या बोलते हो? यूक्रोमेटिन। यू मतलब असली में, जैसे कि यू बैक्टीरिया, यू कैरियोट्स। यू मतलब जो असली में क्रोमेटिन है, तो असली में क्रोमेटिन कौन सी है? यही वाली है। और ये हो गई हीटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, ये हीटेरोक्रोमेटिन हो गई। अब जो ये तुम्हारी यूक्रोमेटिन है, इसके बारे में क्या है? इसमें बहुत कम स्टोन होते हैं, बहुत कम स्टोन होते हैं, मतलब कि इसमें स्टोन दूर दूर होते हैं। फिर बात करते हैं हम, इसमें मोर स्टोन होते हैं, ज्यादा स्टोन होते हैं हीटेरोक्रोमेटिन में। देखो पास पास है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। इसमें दूर दूर है, ये है, ये है, ये है, दूर दूर है। फिर आगे की बात करें तो ये लूजली पैक्ड है। देखो लूजली पैक्ड है, यहां से यहां तक देखो लूजली पैक्ड है, और यहां से यहां तक देखो डेंसली पैक्ड है। तो ये वाला होता है डेंसली पैक्ड या टाइटली पैक्ड। फिर हम बात करें डीएनए की, तो इसमें डीएनए कम है, इसमें ज्यादा है। फिर आगे की बात करें तो डीएनए का स्टेन करते हैं एसिटोकार्मीन से। तो जब इसका स्टेन करोगे तो ये लाइटली स्टेन होएगा। कैसा होएगा? लाइटली स्टेन, लाइटली स्टेन। ये होगा लाइटली स्टेन, और ये होगा डार्क स्टेन। कैसा होगा? डार्क स्टेन। अब आगे बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज यहां पे जाके वर्क कर सकता है। देखो यहां पे अगर इसको जगह मिलेगी तभी ये वर्क करेगा। तो जो जिस जीन के पास में इंफॉर्मेशन है उसको बोलते हो यूक्रोमेटिन, और जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है वो डेंसली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है, तो इसको बोलते हो हीटेरोक्रोमेटिन। ये लाइट स्टेन लेगा, ये डार्क स्टेन लेगा। ठीक है, ये हो गया। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है और इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। इतनी बात हो गई खत्म। ठीक है, यहां तक मैंने पढ़ा दिया है, टाइम हो गया खत्म। मेरी भी अगली क्लास है और आपकी भी क्लास होगी। तो अब मिलते हैं मंडे को या ट्यूसडे को, जब भी क्लास होगी। इसमें किसी का कोई डाउट हो तो आप डाउट को
रख लेना, आते ही क्लास में नेक्स्ट क्लास में डाउट के बारे में ही बात होगी। हाँ, हीटेरोक्रोमेटिन बार बॉडी बनाएगा, बार बॉडी के लिए बताना रह गया है, टाइम पूरा हो गया है, नेक्स्ट क्लास में आते ही यहां से इसी स्लाइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। होमवर्क यही है, 45 तक क्वेश्चंस कर लेना जिसने नहीं करे हैं, उसके आगे के क्वेश्चंस बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं क्लास को एंड। नहीं, टेस्ट में केवल पीओआई आएगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ही आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, जो अभिनीत सर ने पढ़ाया था आपको और जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है।